आज की बातचीत उन आवाजों के लिए है जो अक्सर बोल नहीं पाती, उन बच्चों के लिए है जिनके अधिकार कागजों में तो हैं लेकिन जमीनी हक के लिए उन्हें अभी भी संघर्ष करना पड़ता है। आज बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसे विषय पर जो अक्सर खबरों की भीड़ में दब जाया करते हैं, लेकिन जिसका असर पूरे समाज के भविष्य पर पड़ता है। आज होगी बात बच्चों के अधिकारों की, उनकी सुरक्षा की और उनके भविष्य की। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा। एक ऐसा नाम जो बाल श्रम, बाल उत्पीड़न और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में सख्त प्रशासनिक रुख और संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। बात होगी आज बच्चों के अधिकारों की, बात आज होगी बच्चों के संरक्षण की, बात होगी उनके भविष्य की। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। अभिवादन। नमस्कार, सादर नमस्कार। चर्चा चालू करते हैं कि बाल संरक्षण आयोग बना है और बच्चों के लिए बना है, लेकिन एक ऐसा जगह है जहां जागरूकता की कमी है। बच्चे अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं, होते भी नहीं है। ये विषय आपके कार्य को जब मैं देख रहा था और आपके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आपके इंटरेस्ट का भी है, क्योंकि पुराने काम में भी आप इसमें एक्टिव रही हैं इन चीजों को लेकर के। जी। तो इंटरेस्ट के साथ में चुनौतियां कैसी हैं? जब भी कोई व्यक्ति अपनी रुचि से कोई काम करता है तो उसमें आने वाली चुनौतियों का सामना भी वो उतनी ही खुशी से और दुगनी तेजी से और चौगुनी ऊर्जा से करता है। यही चीजें मेरे साथ हैं। कार्य कभी मुझे बोझ प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि ईश्वर से कभी सापेक्ष लेते हुए एक विषय रखा था कि हे प्रभु, मुझे बच्चों की दिशा में कुछ तो करना है। क्योंकि जब भी सुदूर वनांचलों में जाते थे, वनांचल के अंतिम परिसीमा में भी जाके रहना हुआ, परिवारों के मध्य रहना हुआ, सर्किट हाउस नहीं, परिवारों के साथ रहना हुआ, उन कठिन डगर में सफर किया जहाँ पे रास्ते भी नहीं होते थे। चाहे वो चेरपाल के बाद आने वाला मंगाचल हो, चाहे कड़मपाल के पीछे का बेल्ट हो, ऐसे कितने स्थानों को गिना। ये आप जितनी नाम गिना रही हैं, कभी घोर नक्सलाइट एरिया हुआ करता? बिल्कुल, घोर नक्सलाइट का। हाँ, और उस एरिया में जाके छू के आना या एक बार जाके आना नहीं। मैंने यदि कहते हैं कि एक महिला के लिए सबसे प्रिय जगह क्या है, तो सुनने में आएगा उसका मायके। तो मैंने अपना मायके कदाचित बस्तर को और इन्हीं संघर्षग्रस्त क्षेत्रों को बना लिया था, मैदानी क्षेत्रों से जाके। तदुपरांत मैदानी क्षेत्रों में आना, मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद कुछ मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, पर इन सभी क्षेत्रों में एक जो चिंतन का विषय था, जो संवेदनशील विषय था, वो थी हमारी बहनें और बच्चे। बहनें तो फिर भी आवाज उठा पाने में सक्षम हैं किन्हीं किन्हीं स्थानों पे, पर बच्चे ऐसे जो हमारे देश का भविष्य हैं, देश की भविष्य की इबारत गढ़ रहे हैं, वो ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस स्थिति में या उनके साथ न केवल पढ़ाई बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो उनके अधिकारों का हनन कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तो उस समय जब ईश्वर से मांगा, कदाचित मैंने जो कुछ कहा होगा और ईश्वर ने उस सच्चे प्रार्थना को सुना और यहाँ पे भेजा है। आप जिस पद में आपको जो दायित्व दिया गया है, ये आपके इंटरेस्ट का भी रहा है। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट में आनंद आता है जी, मगर कार्य चुनौती का है। आनंद और चुनौती के बीच में कैसा तालमेल बना पा रहे हैं? जब विषय अपनी रुचि का रहता है तो चुनौतियां भी सह्य होती हैं। कितनी भी कठिन चुनौती हो, उसको हम स्वीकार्यता देते हैं, क्योंकि अपने अंदर सबसे पहले धैर्य आके घर करता है। धैर्य के बाद जो ऊर्जा होती है वो चौगुनी ऊर्जा आती है
कि आपको ये विषय किसी भी प्रकार से संभालना है, फिर ईश्वर उस समय आपको शक्ति देना आरंभ करते हैं। तो वो चुनौती भी चुनौती नहीं रह जाती, क्योंकि जितने कष्ट कंटकों में है जीवन उनका सुमन खिला, और गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। बस यही जीवन का ध्येय वाक्य है, और तब तक के संघर्ष करती हूँ जब तक कि ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेती। बिल्कुल। बात आप संघर्ष की कर रही हैं, और जो छत्तीसगढ़ की धरती है वो संघर्षों के लिए ही जानी जा रही है। लाल आतंक यहाँ पे रहा। मैदानी इलाकों को हम छोड़ दें तो हमारे दोनों छोर, एक तरफ सरगुजा जशपुर और दूसरी तरफ पूरा बस्तर है। जी इसको हम लोगों ने केवल लाल रंग पे ही देख पाए हैं। स्मृतियां अभी भी ये है, जी जब से होश संभाला है तब से बस्तर को लाल देखा है, और फिलहाल अभी तक हम लाल ही देखते आए हैं। जब बाल संरक्षण की बात होती, बाल अधिकार की बात होती है, एक तो दिल्ली की बात हो जाए, बड़े शहरों की बात हो जाए, फिर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा, जी तो कितना चैलेंजिंग है। नहीं, वास्तव में वो एरिया जो भययुक्त होता था, भय के अंदर, वो माओवादी कहते थे कि भय बिना होए न प्रीति, और उन्होंने भय की जो उगाही की हुई थी, जो लोगों के भीतर भय डाला था, उसमें आम जनमानस का जो की जो स्थिति बनी हुई थी, वो वास्तव में बहुत गंभीर, चिंतनीय और पूरे तरीके से शोषण को उजागर करती थी। उस समय में हमारे इस प्रदेश ने अपने कितने ही बचपन को खोया है, कितना ही बचपन उस लाल आतंक में पीड़ित हुआ है। ये बात हम जब सोचते हैं तो अपनी जो आत्मा है वो कांप जाएगी। परंतु ऐसे भी विषय हैं कि आज आप चाहे बस्तर की बात कर लें या सरगुजा की बात कर लें या मध्यवर्ती भी क्षेत्रों में जहाँ पे लाल आतंक ने पैर पसारे हुए थे, आज उस हर क्षेत्र का न केवल विकास अवरुद्ध हुआ, बल्कि उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया। तो ये विषय बहुत चिंता के विषय थे, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला अवश्य ही आता है, और हर कुत्सित विचार के बाद एक दिन उज्जवल विचार ही उजाला लेके आते हैं। और आज हम नया सवेरा देखने को तैयार बैठे हैं, जब वही बस्तर, वही हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वापस लाल आतंक के भय से मुक्त होकर के एक उज्जवल हरियाली के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल, नया सवेरा हम देखने के लिए उत्सुक हैं। नया सवेरा आएगा, पर उसकी जो लालिमा है, हम तभी उसका अच्छे से अनुभव कर पाएंगे जब हमारा भविष्य सुदृढ़ हो पाएगा। बिल्कुल। तो मैं बस्तर की बात कर रहा था, और बस्तर की चर्चाएं हो रही हैं, और बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं बस्तर को डेवलपमेंट करने के लिए। आपने बस्तर में काफी काम किया है, तो अब जब आपको ये दायित्व मिला है बाल संरक्षण करने का, तो बस्तर और बस्तर के बच्चे कितनी प्राथमिकता में हैं, और क्या योजनाएं होनी चाहिए? यहाँ 16 अप्रैल को पदभार गया, और 16 अप्रैल आने वाले 2 महीने में आने वाले आपको 1 2 साल हो महीने जाएंगे। में 1 साल पूर्ण 1 साल हो करूंगी जाएंगे। मैं। और मेरी प्रथम यात्रा बस्तर की ही थी। सभी स्थानों पे जैसे कि स्वभाव से एक अध्येता हूँ, कार्यकर्ता भी, तो इन स्थानों में अध्ययन परक कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इन क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ, और इन क्षेत्रों को मैं शुरू से एक पारिवारिक स्तंभ के रूप में अपने देखती हूँ इन क्षेत्रों को। तो जब यहाँ पे जाना हुआ, CWC और साथ में IPCS के विभिन्न डिविजन्स के साथ में, और SJPUs के साथ में जब वहाँ पे बैठकें हुई हमारी, तो बहुत सी चीज़ें परीक्षण के लिए सम्मुख आईं, जिन पे अभी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम यदि सोचेंगे कि हमने जो योजनाएं मैदानी क्षेत्रों में रखी हैं,
बिल्कुल वो एज़ इट इज़ उठा करके हम संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में ले जाएँ और खाना पूर्ति हो जाए, तो सच में केवल खाना पूर्ति ही होगी। हम उससे जीवन में बदलाव नहीं ला पाएँगे, परंतु अभी बस्तर एक बड़े ट्रांज़िशन पीरियड से गुज़र रहा है और इस ट्रांज़िशन के बाद इट विल गेट अ न्यू ट्रांसफ़ॉर्मेशन और इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के एरा में हमको बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ेशन की ज़रूरत होगी। सहानुभूति से ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत होगी और इसके लिए हम विभिन्न उपाय जैसा कि हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत बाल चौपाल लगाते हैं। बाल चौपाल जगह-जगह स्थानों में लगाएँगे। ये बाल चौपाल हम यहाँ मैदानी क्षेत्रों में यदि लगाते हैं, तो केवल ज्ञान के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि बच्चे खुल के अपनी बात सीधे संवाद के माध्यम से रखते हैं। वैसे ही जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो इसका स्वरूप और संवेदनशील होता है। वहाँ पे हम उनकी अपनी भाषा में इस चौपाल को लगाते हैं। उनके अपने नृत्य और प्रसंगों के ज़रिए उनके मर्म को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे अपनी समस्याएँ खुल के कह पाते हैं। वहीं पे सशक्त पालक समृद्ध प्रदेश, आह्वान, ऐसे कई कार्यक्रम हम कर रहे हैं। साथ के साथ मोर मयारू गुरुजी, ऐसे भी कार्यक्रमों के माध्यम से इस संवेदनशीलता की धारा को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो, ये मायने नहीं रखता, पर हम उस समस्या पे मैग्नीफाइंग ग्लास कितने पावर का लगाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस पे कितने जल्दी फॉलो अप ले रहे हैं। हम समस्या देख भी लेते हैं, पर कमजोरी कहाँ पे होती है, हम उसका प्रॉपर फीडबैक नहीं लेते, क्योंकि फीडबैक नहीं आता तो क्योंकि फॉलो अप प्रॉपर नहीं रहता। तो इन चीजों का इस बार मैं बहुत एहतियात बरत रही हूँ कि कहीं भी गर्व स्पर्शी काम ना हो, मर्म स्पर्शी काम हो। ये बात मेरा ध्येय है। बिल्कुल, गर्व स्पर्शी नहीं, मर्म स्पर्शी काम होना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए। संवेदनाएं और जब मर्म स्पर्श की बात होती है, बच्चों के मर्म को समझना अभी भी थोड़ा सा कठिन रहता है। जिस उम्र में आप बच्चे आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अब ये हालिया रिपोर्ट को देखा जाए तो अधिक शोषण के शिकार जो है वो बच्चे ही होते हैं। बाल श्रम भी हमारे यहाँ है और शोषण लगातार मीडिया पे चलते ही है। खास करके जब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो अपनी इज्जत को लेकर, अपने गर्व को लेकर के उसको लेकर के सामने नहीं आते हैं और कौन सी बातें रह जाती है। अब यहाँ पे जो मेरा चिंतन है, जो प्रश्न है, वो है आपके साथ में कि ऐसे कंडीशन पे कैसे उन परिवारों को, उन पेरेंट्स को हम अवेयर करें कि बाल संरक्षण आयोग जो है वो आपके बच्चों के लिए है, आपके लिए है। दरअसल हम अभी गांव-गांव में अपनी यात्रा कर रहे हैं। सुदूर वनांचलों में सोशल मीडिया के माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ गाँव में तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला कि बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर मालूम है। हमने पूरी चाइल्ड हेल्पलाइन की वीसी समय-समय पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। उनके साधन, वो कितनी देर में बच्चों को रेस्क्यू करके लाते हैं, ये सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हैं। मैं खुद भी इन स्थानों पे इसका निरीक्षण करने जाती हूँ। लेकिन जब बाल चौपाल लगती है तो पूरे उसमें उनके पालक भी आए होते हैं जो पीछे बैठे होते हैं। उनको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में एक स्थान पे हम गए, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हम बहुत सरलता से समझाते हैं अपने बच्चों को कि 1098 में अपनी दीदी को फोन करना है। तो आज आप जितने जगहों पे जाएंगे, आपको बच्चे खुल के बताएंगे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। लेकिन एक दो विषय बहुत चिंतन का है, जो दुख भी देता है, पीड़ा भी पहुंचाता है, कि वो बच्चे जिनका वास्तविक अधिकार शिक्षा का है, कम से कम बहुत सुविधा संपन्न नहीं तो एक ऐसा जीवन जीने का है जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान समुचित मात्रा में है। ये तो हम एक बात करते हैं कि ये उनके अधिकार की बात है, पर उस बात पे एक बड़ा प्रश्नवाचक लग जाता है कि जिनकी जिम्मेदारी, जिन्होंने उन बच्चों की जिम्मेदारी वहन करनी है, जब रक्षक ही भक्षक बनने लगते हैं तो ये विषय बहुत चिंतनीय हो जाता है। आपको हम बताएं, यदि बच्चों को आप नशे से मुक्त करने के लिए आज 10 बातें बोल के आते हैं,
पर यदि अभी मैं बीरगांव गई थी, एक पालक ही अपने बच्चे से नशे की सामग्री मंगवा रहा था और जी। दुकानदार भी खुल के दे रहा था, तो आप उस समय आयोग की कार्यवाही की प्रतीक्षा करेंगे या स्वविवेक से वहां पे खड़े 4 लोग इस बारे में जागृत होकर के किन्हीं कार्यों को दृढ़ता से करेंगे? नहीं, आयोग तो तत्पर है और आयोग बाकायदा कार्यवाही करेगा, लेकिन आज हम सबको हाथ मिलाने की जरूरत है, मेरे या आपके घर के कार्य के लिए नहीं, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। क्योंकि आज यदि हम पालक हैं और अपने बच्चों से 4 नशीले पदार्थ मंगा रहे हैं या 4 पैसों के एवज में उनको काम करने भेज रहे हैं, तो इससे ये चीज प्रतीत होती है कि हम उनके बचपन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बच्चा जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो निश्चित ही एक उच्च कोटि का नागरिक बनेगा, पर यदि वो नशे की सामग्री बच्चा उपयोग में ले आता है, तो आप तो उसके बचपन का विनाश कर दे रहे हैं। उन शिक्षण संस्थानों में जहां बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, यदि आज वो पढ़ाई के स्थान पे सारे कार्य कर रहे हैं, तब वहां पे बहुत दुख उत्पन्न होता है। बच्चों को सिर्फ स्कूल इसलिए नहीं जाने देना क्योंकि वो घर में कुछ और काम करें, यानी पढ़ाई गौण, बाकी सब प्रथम। लेकिन हमने यही कहा कि गर्व स्पर्शी नहीं, मर्म स्पर्शी। यदि बाल श्रम करता हुआ भी बच्चा दिखाई दे और आप उसको रेस्क्यू करके लाएं, तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत ये व्यवस्था रखी है कि उनके पेरेंट्स की यदि आय का कोई स्रोत नहीं है, तो उनको काउंसलिंग के जरिए आय के सरकारी योजनाओं के स्रोत से अवगत कराया जाएगा और उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा, ताकि हमारा बचपन जो है ना, वो कलम की जगह कुल्हाड़ी ना पकड़े। ये बातें वही कर सकता है जो जमीन स्तर पे पहले काम किया हो, और डॉक्टर वर्णिका जी ने हमारा जो बस्तर का जो क्षेत्र है उसमें काफी समय गुजारा है और दूरस्थ अंचलों तक वो गई हैं। घोर नक्सलाइट क्षेत्र जिसे हम कहते थे, वहां भी काम किए हैं। मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे, पर मैं टू द पॉइंट असल में बात करना चाहता हूँ बाल संरक्षण आयोग के ऊपर में। आप जब संवेदनशीलता की बात करें, परिवार की बात करें, नशे की बात करें कि बच्चे नशे का सामग्री एक पेरेंट्स ही मंगाते हैं, पिता भी मंगाते हैं, तो बच्चे नशे की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स को जागरूकता लाने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है, और केवल पेरेंट्स नहीं बल्कि अड़ोसी पड़ोसी जो है, जो भी देखें, वे बाल संरक्षण आयोग पे इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, 1098 पे फोन कर सकते हैं। अच्छा, अप्रोच 1098 पे फोन, हाँ। 1098 पर फोन, मुझे भी याद रहेगा। यदि कोई भी बच्चों से ऐसा दुष्कृत्य करा, और इसमें सजा भी घनघोर है। हाँ, ये 7 वर्ष की सजा अधिकतम सजा है और 1 लाख का जुर्माना है, चाहे वो कोई भी हो। यदि हमारे बच्चे से जिसने नशीले पदार्थों का सेवन कराया है, उनके जरिए उसका वहन करवाया है या उनका उपयोग इसके व्यापार में किया है, ध्यान से सुन ले, 77 के तहत उनपे अधिकतम कार्यवाही 7 वर्ष की होना सुनिश्चित है। 1 लाख का अर्थदंड भी रहेगा दोनों। यदि आपको अभी तक संज्ञान में नहीं है तो अच्छे से संज्ञान में ले लें और सतर्क हो जाएं, क्योंकि आयोग तो सतर्क हो चुका है। चलिए, अभी एक तो नशे की है, अब एक और आता हूं जो मेरे को कई बार दिखता है, ये स्ट्रीट चिल्ड्रंस भी बहुत हैं अपने यहाँ पे। रेलवे पे निकल जाइए, उसके किनारे काफी बैठे रहते हैं। वे लोग हैं जो किसी कारणवश घर से भाग जाते हैं। अक्सर वही बाल श्रम में या लगातार आप रिपोर्ट देखते होंगे कि इस समय जो नशे का कारोबार है, वो मैक्सिमम इन बच्चों से कराया जाता है। बड़े जो वेंडर्स हैं वो इनको दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सजा कम है ना, जल्दी छूट जाते हैं, जुवेनाइल में रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोच सकते। देखिए, मैं यहाँ पे 2 चीजें क्लियर कर देती हूँ, कानूनी धाराओं के अंतर्गत ही क्लियर कर देती हूँ। ऐसे बच्चे जिनको कोई भी प्रकार का संरक्षण, बालिकाओं को संरक्षण नहीं है, जिन बालक बालिकाओं के माता पिता नहीं हैं, जिन बालक बालिकाओं के माता पिता हैं तो पर उनको रखने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे बालक बालिकाएं जो बाहर में विभ्रम की स्थिति में प्राप्त होते हैं, इन सभी बालकों को, बालिकाओं को
हम CNCP बच्चे कहते हैं। CNCP यानी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। चिल्ड्रन इन स्ट्रीट में भी हम वर्क करते हैं, जिसको CISS स्कीम कहते हैं हम। उस पे भी बच्चों का संरक्षण करके उनको रेस्क्यू करके लाया जाता है और CISS स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,000 की राशि होती है, वो उससे लाभान्वित होते हैं। ये तो एक बात हुई, परंतु यदि ये लगता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की छत या आश्रय नहीं है, तो उनको बकायदा बालिका गृह में या बाल गृह में व्यवस्थापित किया जाता है। उनकी सुरक्षा, संरक्षण, इन सारी चीजों की व्यवस्था की जाती है। अब यदि आप बात कहें कि इनका किसी प्रकार से व्यभिचार में या किसी प्रकार से यदि किसी इस प्रकार से उपयोग किया जाता है गलत कार्यों के लिए, और यदि वे सभी व्यक्ति, मैं तो कहूंगी दीमक, यदि ये सोचते हैं कि बचपन से खिलवाड़ करके उन्होंने अपने उद्देश्यों को अंजाम दे दिया है, तो वे बहुत गलत सोचते हैं। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि वो जल्दी छूट जाएंगे। एक बार तो ये हम स्पष्ट कर दें कि हमारे बच्चों से अपराध नहीं होता, बच्चों से गलती होती है। वो विधि से संघर्षरत बच्चे यानी कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ माने जाते हैं। अब विधि से संघर्षरत बच्चे वो शुरू में ही नहीं होते। विधि से संघर्षरत बच्चे वे होते हैं जो इस प्रकार के कार्यों में होते हैं, लेकिन उनको सुधार किया जाता है। उनको किसी प्रकार के दंड का अधिकारी नहीं माना जाता, पर वो व्यक्ति जो इनसे इस प्रकार के कृत्यों को करवाता है, वो निश्चित ही दंड का अधिकारी है। और बच्चों को छूट जाएंगे, वो किसी जेल में नहीं है, वो सुधारात्मक गृह में है। इसीलिए सुधारात्मक गृह में 5 से 10 बार जो उनकी सिविल जज है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसका परीक्षण करता है। उसको यदि 1% भी आशंका होती है कि बच्चे में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, तो वो बच्चे को अपने पास रखता है। जो जुवेनाइल कोर्ट से बच्चे बाहर आते हैं, जब रहते हैं उसमें साल भर रहेगा, 2 साल रहेगा, उनके बाहर आने के बाद हाँ, उस पे भी आप लोग निगरानी रखते हो या कुछ हाँ, ऐसा उन पे प्रयास है? निगरानी कहीं ऐसा रहती तो है। नहीं कि फिर से वो किसी गलत डायरेक्शन में चले नहीं, जाए? देखिए, एक तो मैं विषय बताती हूँ, एक जगह का, मैं शहर का भी नाम नहीं लूंगी। एक विषय ऐसा आया था कि बच्चा हीनियस क्राइम में आया था। हीनियस क्राइम में आया था और उसका अभी कक्षा 10वीं में कुछ मेरिट मार्क्स आया, अच्छे मेरिट मार्क्स आए उसके। गणित में उसकी गहरी अभिरुचि थी। मैंने उससे पूछा, और गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करता था, वहाँ का वो लीडर जैसा बिहेव करता था, बहुत अच्छे से रखा गया था वहाँ बच्चों को। मैं रात में 10 साढ़े 10 बजे उनके बीच में गई, बहुत दुख भी लग रहा था। इन मासूम बचपन के हाथ में क्या कराया गया है, क्या परिवेश हमने दिया है, इनको क्या कुछ दिया है। उस सुदूर जनजातीय क्षेत्र में हम न छोटे न बड़े, न ऊंचे न नीचे, हर जगह हमारे बच्चे क्यों पीड़ा के भागी बन रहे हैं। वहां पे जब पूछा तो उसने बोला कि मुझे यहाँ से तो बाहर जाना है, परंतु मैं बाहर जाना नहीं चाहता। तो मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्यों? तो उसने कहा, बाहर जाऊंगा तो फिर से मुझे यही करवाया जाएगा, मुझे कुछ बना के ही यहाँ से भेजिए। तो अब आप ये बताइए कि हम किसको दोषी माने? उन्होंने रहना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाते हैं, या इन्होंने यहाँ रहना चाहिए? बिल्कुल, विषय तो चिंतन का है, बिल्कुल, और गंभीर भी। क्या उस बच्चे में कमी थी? यदि कोई कमी होती तो वो कला में भी कभी आगे नहीं होता। बिल्कुल। यदि वो मति भ्रम का शिकार होता, यदि उस बच्चे में कमी होती तो वो आज इतने अच्छे एकेडमिक्स में अपना प्रदर्शन नहीं कर रहा होता। तो ये सब विषय हैं, चिंतन के विषय हैं, जो हमारी ओर भी है, समाज की ओर भी। मैंने उसीलिए ये बातें आपके समक्ष रखी कि ऐसे बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज या उनका जो परिवेश होता है, बच्चों को उधर धकेलता है अपने फायदे के लिए में। तो अगर छूट के जाते हैं तो उन्हें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे निगरानी रखी जाए। जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया बच्चे का, तो फिर हम कैसे वापस उसके क्षेत्र पे लाए, एकेडमिक में लाए? नहीं, फिर जब हम उनके क्षेत्रों में जाते हैं तो इन क्षेत्रों के लिए पुष्टि करते हैं कि बच्चा यदि यहाँ से जा रहा है जी, तो क्या वो सुरक्षित है, क्या वो उस स्थान पे संरक्षित है। यदि नहीं है तो उसकी फिर दूसरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आते हैं, अभी तक हमने जितनी बात की वो सामान्य थी। हमने बात की खास करके बहुत दूरस्थ अंचल की, शहर के
हौस में जरा आते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे आते हैं कि हाँ बच्चे हाँ टेक्निकल हो गए हैं। और अब जो डाटा मेरे पास आए, जो इसने भी मैंने बात की कार्यक्रम की, साइबर क्राइम। और हम्म, साइबर क्राइम में भी अब बच्चे काफी तेजी से आगे आ रहे हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल और ये हम सबके लिए एक चैलेंज है। हाँ और निश्चित रूप से आपके विभाग के लिए तो काफी चैलेंज और आपके लिए चैलेंज बहुत है। बहुत तो साइबर एंड हमारा बाल। साइबर में भी साई वॉर यानी साइकोलॉजिकल वॉर हम्म बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आज के जो बच्चे हैं कहीं निरंकता कि उनको जो पेरेंटल अटेंशन मिलना चाहिए, जो 8-8-8 के रेशियो में बच्चा दिन भर रहता है। 8 आवर्स वो पेरेंट्स के साथ रहता है, ऑलमोस्ट 8 आवर्स वो स्कूल में बिताता है, 8 आवर्स उसका वो आज के बच्चे कहते हैं मी टाइमिंग। तो वाई कांट वी कन्वर्ट दैट इन वी टाइमिंग? और इसी मी टाइमिंग में जब वो कई सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को कैलकुलेट करता है, उनके लिए जजमेंटल होता है और उसको सही उत्तर नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो किसी स्थान को तलाशता है कि मुझे ये उत्तर कहाँ से मिलेंगे। तो फिर वो मोबाइल में एक स्विच दबा के उनका उत्तर प्राप्त करता है। एक अपना आजकल कहते हैं बच्चे हमें अपना स्पेस चाहिए और उस स्पेस में वो बहुत से मल्टीपल विंडोज पे वर्क करते हैं। तो दे डू नॉट नो इवन दैट वेयर टू परफॉर्म, but they are in habit to perform on each and every window in single time, and it creates brain fog. जब ब्रेन फॉग हो जाता है, एंड ब्रेन फॉग इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कल्प्रिट थिंग्स फॉर अ ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, तो उस समय में क्या होता है कि ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन होती है, बच्चा अपना निर्णय नहीं ले पाता है और तब ये दीमक प्रवृत्ति के लोग बच्चे के पास आते हैं और उनके इस ट्रैफिक जैम का उपयोग किसी छोटे रास्ते से निकालने में करते हैं और उनको दुर्वृत्ति की ओर लेके जाते हैं। बच्चे के पास दिमाग पर्याप्त है, ब्रेन पर्याप्त है, पर इस ब्रेन में ब्रेन फॉग करके ट्रैफिक जैम जो कर होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे भी आप कई बार घटनाएं देखते होंगे और हम लोग भी देखते हैं कि कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जो बच्चे खेलते रहते हैं शौक में, और फिर गेम यहाँ तक निकलता है कि उसी गेम के चक्कर में या तो सुसाइड करते हैं, या पेरेंट्स ने डाटा भी हाल की केस यहीं की आई थी, पेरेंट्स ने डाका तो बच्चे ने सुसाइड कर ली, या बच्चे ने दूसरे को मार दिया, क्राइम किया। यहाँ पर भी कुछ रोल है अपने? बिल्कुल, इस पे जल्द ही कानून बनने के लिए हैं और परीक्षण में गए हुए हैं। कुछ देशों में इस पे कानून बन चुके हैं। हमारे देश में भी हम लोग बोलते हैं अप्पदीपो भवः। हम लोग कानून बनाने से पूर्व स्व-विवेक से सुधार पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ के संस्कार कभी भी नहीं थे। इतनी उत्तेजना, इतना रैपिड, क्योंकि हम लोग कुटुंब पे ध्यान देने वाले लोग हैं। हमारे कुटुंब में भगवान ने एक सुंदर सा पिक्चर ग्राफिक बनाया हुआ है जिसमें सबकी भूमिका होती है। तो हमने कभी कानून बना के बच्चों को नहीं बांधा है, हमने कुटुंब की छांव और ममता के गांव से बच्चों को संभाला है। तो इसीलिए हम एक प्रयास ये करते हैं कि कुटुंब में जब बच्चे को तर्क के साथ समझाया जाएगा कि इस गेम में जो अचानक उत्तेजित होना, अचानक से मोरल डाउन कर देना, फिर अचानक उत्तेजित होना, फिर तो ये जो परिवर्तन बच्चे के भीतर आता है वो बाहर की चीजों से कॉप अप नहीं कर पाता और वो एक ड्रैग एंड ट्रैप वाली सिचुएशन होती है। वी विल हैव टू एक्नॉलेज देम, दे आर नॉट इन द सर्विस ऑफ पिक एंड चूज फैसिलिटी, दे आर इन द सर्विस जहां उनको संवेदनशील होना है, आसपास के तंत्र को समझना है, आसपास से संवेदना रखनी है, पर वो एक क्राइटेरिया में खुद को फिक्स कर रहे हैं, एक कोकून के अंदर बिठा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार हैं। नहीं, अब उसमें आता है जैसे कि बच्चों की बात, सभी जिम्मेदार हैं, समाज है, और आज पेरेंट्स उस लेवल पे नहीं कर पा रहे। जब कुटुंब की आप बात कर रही हैं, देवो की बात कर रही हैं, बच्चों में के अंदर में वो संस्कार आए, पेरेंट्स में वो संस्कार आए कि हम अपने बच्चों को समय दे। हाँ। मी टाइम जो 8 घंटे का है उसको कट करने की जो आवश्यकता, जिस पे भी आपने जोर दिया, मैं भी एग्री करता हूँ।
तो अब इसमें बाल संरक्षण आयोग किस तरह का मुहिम चला सकता है, नहीं, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या है बिल्कुल हमारे समाज बिल्कुल की ये। हम लगातार इस पे अपने ग्राफिक्स देते हैं, अपने संवाद देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये हुआ प्राइमरी। सेकेंडरी, हम पुस्तिकाएं वितरित करते हैं जिन जिन जगहों में जाते हैं। गिन्नी और बिन्नी हमारे 2 कार्टून कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। इन कार्टून कैरेक्टर्स के माध्यम से हमने 3-4 प्रकार की कॉमिक्स डेवलप की है, जिसको बच्चे बहुत रोचक तरीके से पढ़ते हैं। आने वाले दिनों में हमारे होर्डिंग्स एंड एलसीडी स्क्रीन्स, आपको एलईडी स्क्रीन्स जो हैं वो विभिन्न चौक चौराहों में दिखेगी, जो बहुत रोचक तरीके से 2 कार्टून कैरेक्टर, जैसे मोटू पतलू होते हैं ना, हमने बचपन वैसे में पढ़ा गिन्नी है। बिन्नी 2 बहनें हैं। राइट। ये दोनों बहनें आपको चीजों पे जागरूक करती हुई दिखेंगी। तो ऐसा सेकेंडरी सोर्स। देन टर्शियरी सोर्स, हम बच्चों से प्रत्यक्ष उस जगह पे जाके संवाद कर रहे हैं और बहुत रोचक तरीके से किन्हीं सेलिब्रिटीज के माध्यम से, उन्हीं के बीच के एक सेलिब्रिटी के माध्यम से उनको बताते हैं कि ये चीज उनको कितनी नुकसान पहुंचाई थी। बिल्कुल कथानक शैली में रोचक तरीके से उनको बताया जा रहा है। ठीक, बढ़िया रोचक है। हम भी इंतजार करेंगे देखने का। मोटू पतलू किताब बहुत पढ़ी हमने जब बचपन में छोटे थे। अब गिन्नी बिन्नी की बारी। बिन्नी को हम बैठेंगे। अब फिर से एक बचपन की उम्र मेरी आ रही है। अच्छा है आपने बता दिया कि अब बच्चे के बच्चे आएंगे तो हम उनको गिन्नी बिन्नी पढ़ाएंगे। एक और मेरे विषय में कई बार जिज्ञासा आती, चिंतन होता है, वो ये होता है कि निश्चित रूप से कुछ समाज डेवलप कर रहे तो क्राइम के रेशो बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी दोनों को जेल जाना पड़ जाता है, या ऐसी घटना घटती है कि पत्नी ने पति को मार दिया। हाँ। ये भी घटना है। अब पत्नी तो जेल में चली गई। हाँ। मगर अब वो छोटा सा बच्चा, जी जी, अब उसका तो भविष्य बिगड़ रहा है, पिस रहा है। बाल संरक्षण आयोग का नहीं, इनकी भी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे तरीके से आईपीसीएस के लोग, जो हमारा एक शाखा है सीडब्ल्यूसी, वहाँ पे जाती है, उन बच्चों से बातचीत करती है, उनके रुकने रहने की, जिसे एकदम छोटा बच्चा जो माँ के ही भोजन पे आधारित है। दूसरा, जो बच्चा बिल्कुल माँ से पृथकृत नहीं रह सकता, तो इन सभी स्थितियों से लेकर के बाल गृह बालिका गृह में रखने की व्यवस्था तक की पूरी जिम्मेदारी आईपीसीएस लेता है। चलिए, एजुकेशन पे थोड़ा सा, तो हालांकि चर्चा अपनी हो गई, अब मैं थोड़ा उसको आगे ले जा सकता हूँ। बाल संरक्षण के लिए, बालकों के अधिकार के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे भी वर्क करने की आवश्यकता लगती है आपको? बिल्कुल, थोड़ा है, बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मात्र ध्येय नहीं है। शिक्षा का अधिकार तो दिलाना है ही उनको, लेकिन जीवन में शिक्षा से विद्या का सफर प्राप्त करवाना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वो तब संभव होगा जब उनकी आसपास की व्यवस्था को हम सुचारू कर सकें। आप शिक्षा के मंदिर में ले जा रहे हैं, आप शिक्षा के मंदिर में तमाम नैतिक, मौलिक और संवैधानिक चीजें, जो उनके, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके चारों तरफ नहीं है, परंतु छोटी छोटी बातें जो सुरक्षा से जुड़ी हैं, जो उनके विकास से जुड़ी हैं, जैसे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैदान का नहीं होना, खेल के मैदान का नहीं होना, खेल के मैदान में जंगली घास का उग जाना, वहां पे खेल सामग्री का नहीं होना, वहां पे आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए ना पानी है, ना खेल है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना चौक है। तो उस स्थिति में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो हमको इन चीजों की भी प्रति चिंतन की बहुत आवश्यकता है। बहुत से जगहों में बहुत अच्छा किया है, जैसे अटल टिंकरिंग लैब जहां जहां पे हैं, बच्चियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मतलब जगदलपुर के पास जो तोंगपाल है, तोकापाल, इन तोकापाल में, इस तोकापाल में भी मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम को लेते हुए गार्बेज आदि प्रोडक्ट से स्कूल को बहुत सुंदर बनाया गया है। वहाँ का अटल टिंकरिंग लैब भी देखने योग्य है। बच्चे वहाँ विज्ञान की ओर जा रहे हैं। अब बच्चे को विज्ञान पढ़ना है पर उसके पास पूरी फैसिलिटी ही नहीं है। बच्चे को विज्ञान पढ़ना है, उसके पास लैब ही नहीं है। H2S के विषय में वो जान रहा है पर H2S का कोई माध्यम ही नहीं है, और उसके पास बीकर नहीं है, टेस्ट ट्यूब नहीं है। तो ऐसी चीजों को
कहाँ से वो जानेगा, सीखेगा? केवल थ्योरेटिकल एक डेवलप कर देने से नहीं होगा। इन राइट। तमाम विषयों पे चिंतन की बहुत आवश्यकता है। आपका बहुत जल्दी ही 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जी। आयोग ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपके आने से मोबिलिटी और दिखी है। और कोरबा जब आप गई थी तो उसके भी काफ़ी अच्छे वीडियोज़ और ये सब चीज़ देखने को मिले थे और लोगों ने एप्रिशिएट किया। अब आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं आने वाले समय में और क्या बदलाव आप चाहते हो कि होना चाहिए जो आप करोगे? बिल्कुल, एकदम लक्ष्य निश्चित है। हुँ, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार का समुचित उपयोग, यानी बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार मिल पाए। हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास को प्राप्त कर पाएँ। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएँ हैं, कम से कम वो तो उन तक के पहुँच पाएँ। महत्वपूर्ण बात चौपाल लगा करके, आह्वान लगा करके या फिर मोर मयारू गुरुजी जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा हम बच्चे, पालक, शिक्षक सबके मध्य जागरूकता का आगाज कर पाएँ। रक्षक पाठ्यक्रम जो हम लेकर के आए हैं, उस रक्षक पाठ्यक्रम के लिए हम लगातार अभी एमओयू 6 यूनिवर्सिटीज से हो गया है। ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के समक्ष और हमारी महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री राम वर्मा जी के समक्ष में 6 यूनिवर्सिटी के साथ आयोग का एक एमओयू हुआ है। इसमें हम पहला पाठ्यक्रम, कदाचित ये भारतवर्ष का प्रथम पाठ्यक्रम होगा हुँ, जो कि पीजीडीपीसीआर है और ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम विशेषीकृत रूप से, स्पेसिफाइड रूप से बाल अधिकार और संरक्षण पे आधारित है। इसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पत्रकारिता और एमएसडब्ल्यू इत्यादि कोर्स के निचोड़ के रूप में ये बाल अधिकार और संरक्षण के विभिन्न आयामों के विषय में जानकारी देता हुआ 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जो कोई भी ग्रेजुएशन की धारी स्नातक छात्र प्राप्त कर सकता है। विषय बहुत सारे हैं बात करने के लिए लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है तो मुझे अब मर्यादा को पालन करना पड़ेगा। तो आप थी डॉक्टर मणिका शर्मा जी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। गर्व नहीं, मर्म और संवेदनशीलता इस पे जोर दे रही है। प्रयोग है कि आने वाले समय में बालकों की शिक्षा का जो अधिकार है वो पूरी तरह से उनके पक्ष में रहे, काम हो, इस पे वो प्राथमिकता के तौर पे काम करेंगे। मायुगारू गुरुजी योजना को और बाल चौपाल के माध्यम से समाज के दूरस्थ अंचल तक पहुंचने की कोशिश है। फिर मिलेंगे किसी और विषयों के साथ में। गर्व नहीं लूंगा मैं भी मर्म के साथ और संवेदनशीलता के साथ में ही प्रश्न करता रहूं। ऐसी आपकी शुभकामनाएं चाहिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। जो आपने हमें समय दिया डॉक्टर मोनिका जी। जी, धन्यवाद।